एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 21 के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ, जिसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे बाकी जो रिमेनिंग करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। आज हम सिर्फ ये 3 डिस्कस करेंगे, पिच, क्वालिटी, और ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन अक्सर एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है कि म्यूज़िक एंड नॉइस में क्या डिफरेंस है। फिर हम एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी आपके बुक के पेज नंबर 23 पर है, वो डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही एक क्विक क्विज़ दिया गया है आपकी बुक का पेज नंबर 24 पर, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट यानी ये जो क्विक क्विज़ है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, साथ में हमें एक एक्सरसाइज का MCQ नंबर 7 लास्ट वाला MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक से रेलिवेंट कुछ MCQs भी हैं, वो भी देखेंगे जो टॉपिक्स के अंदर ही आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, फिर वही बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, गुजारिश, बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी बात है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों? अल्लाह ने हमें अपने हाथ से बनाया है, तो उसकी मोहब्बत भी इंसान के साथ बहुत अजीब है। ठीक है, वो उस मोहब्बत के बदले में क्या चाहता है, इस मोहब्बत का वो सिला क्या मांगता है कि हमें भी उससे मोहब्बत करनी चाहिए। वैसे यानी कैसे हमें अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से प्यार करने चाहिए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह ने जो हमें काम करने के लिए कहा है, हमें उन कामों को करना चाहिए। ठीक है, उन कामों से हमें बात रहना चाहिए जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। देखिए, इंसान नेक है या बद है, मोहब्बत अल्लाह की दोनों के लिए बराबर है। अल्लाह ताला कहता है, इब्ने आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो बहुत इबादतगार उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला प्यार करता है, जो गुनाहगार उससे बहुत कम प्यार करता है। तो रब की मोहब्बत, क्योंकि रब की मखलूक है, उसने इसको अपने हाथ से बनाया है, तो वो इंसान से मोहब्बत भी बहुत अजीब है उसकी। ठीक है, 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है। देखिए, आपकी माँ आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। याद करें, मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपको वाक़या बताया था माँ वालिदैन की नाफरमानी के बारे में। उसमें याद अगर आपको आ रहा हो, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की वालिदा को कहा कि मगर इसको आग में फेंकूँ तो क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी, क्योंकि माँ का वो लख्ते जिगर था। उसने कहा हाँ मैं सिफारिश करूँगी कि इसको आग में मत फेंका जाए, क्योंकि माँ औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो रब अल्लाह ताला कायनात का मालिक, ठीक है, जो हर चीज़ पर कादिर है, वो इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकामात जितने भी हैं, ठीक है, उन पर अमल पैरा रहें। ठीक है, हर वो काम से मना हो जाए जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। अल्लाह की मोहब्बत इंसान से बहुत अजीब है। इंशाल्लाह दोबारा से फिर अगले लेक्चर में जब कभी हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह इसको और तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान के साथ किस तरह से अजीब है, कि अल्लाह इंसान से किस तरह से मोहब्बत करता है। आइए बच्चों जी, अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिस्कस कर रहे थे। हमने लाउडनेस क्लियर कर लिया है, लाउडनेस के 3 फैक्टर से वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच का। आ जाइए जी, पिच क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इससे रेलेवेंट अगर कोई MCQs बनता है वो देख लेते हैं। ये नंबर 2 मैंने इसलिए लिखा कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरा पिच का, कि पिच क्या चीज़ है। पिच या पिच ऑफ साउंड एक ही बात है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ पिच, एग्जामिनर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ पिच ऑफ साउंड, क्योंकि हम चैप्टर साउंड का पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज पिच। वो जो है क्या उसे कहते हैं, क्रिकेट ग्राउंड वाली पिच मत समझ लीजिएगा, उसके बारे में मत लिख दीजिएगा, क्यों हमसे रेलेवेंट पूछा गया है पिच के बारे में, साउंड के बारे में, तो हमने पिच ऑफ साउंड ही बतानी है कि पिच ऑफ साउंड क्या है। देखिए, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। पिच ऑफ साउंड क्या है, क्योंकि हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा।
तो सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सच characteristics of sound by which, भाई साउंड का ऐसा करेक्टरिस्टिक, साउंड की ऐसी आसान अल्फाज जिसको मैं कहूं कि साउंड की ऐसी खूबी जिससे हम क्या किन दो चीजों के बारे में डिस्टिंग्विश कर सके। सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश, भाई हम फर्क बता सकें बिटवीन किन दो चीजों के दरमियान में, श्रिल SHRILL, श्रिल एंड क्या चीज GRAVE, ग्रेव साउंड। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव एंड अ श्रिल साउंड, साउंड का ऐसा करेक्टरिस्टिक जिससे हम एक ग्रेव और श्रिल साउंड के बारे में फ़र्क बता सके, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ साउंड। ग्रेव और श्रिल साउंड क्या है देखते हैं अभी। इससे पहले ज़रा ना हम एक अहम सारी चीज़ देख लें कि पिच ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है। भाई पिच ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, याद कीजिए पुराना वाला टॉपिक याद रहना चाहिए, लाउडनेस। एमसीक्यू था बड़ा इंपॉर्टेंट। लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड पर। साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये डिपेंडेंस था, डिपेंडेंस। भाई शाबाश बच्चों, लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड पर। सिमिलरली ऐसे ही पिच ऑफ साउंड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पिच ऑफ साउंड इट डिपेंड्स अपॉन, भाई ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ पर, फ्रीक्वेंसी पर। शाबाश मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी का पता ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी भी जगह से कितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। पिच क्या था, ग्रेव और श्रिल साउंड में अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकें, दैट वी कॉल्ड एज अ पिच। पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फिर बार बार बता रहा हूँ, पिच ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। इधर इसको भी बना लेते की पॉइंट ताकि याद रहे, पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब क्या हुआ फिर, इधर से मैं क्या ये बात लिख सकता हूं कि हायर पिच का मतलब क्या हुआ कि भाई हाई पिच है ऐसे, शाबाश। और दूसरी वाली क्या होएगी, दूसरी वाली लो पिच होएगी। अगर पिच हाई है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होएगी, शाबाश, हाई होगी। और अगर लो पिच है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। शाबाश मेरा बेटा, समझ आ गई। अगर हाई पिच है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर लो पिच है तो उसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी कि किन की वॉइस की पिच हाई होती है और किन की वॉइस की पिच क्या होती है, लो होती है। जैसे वॉइस ऑफ चिल्ड्रन और बच्चों की आवाज, या वॉइस ऑफ वुमेन, वुमेन कर लें, अच्छा वर्ड यूज कर लेते वुमेन से, वॉइस ऑफ हम यूज कर लेते, वॉइस ऑफ चिल्ड्रन होगी या वॉइस ऑफ लेडीज, दोनों में से किसी की भी आवाज। इसका मेरा बेटा कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, ले जी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, शाबाश मेरा बेटा इसके साथ। दूसरी बात किसकी रह जाती है, वॉइस ऑफ मैन, वॉइस ऑफ मैन के साथ। दोनों की वॉइसेस में डिफरेंस किस चीज का, पिच का। लो पिच और हाई पिच किन की होती है, देखिएगा इसकी आपने बताना है मुझे, शाबाश। मैं कहता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं कहता नहीं बल्कि होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई। डेफिनेट बात है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, चिल्ड्रन और लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी अगर हायर है तो शाबाश मेरा बेटा, फिर इसका मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, लो। ऐसा ही है,
अगर उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब है साउंड क्या होएगा, हमेशा श्रिल। श्रिल का मतलब होता है, श्रिल का मैं आसान सा बताता हूं, जिसको कहते हैं ना तिखी आवाज। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो चुभने वाली आवाज होगी। तिखी आवाज का मतलब तेज आवाज, बारीक आवाज जिसको कहा जाता है। इसका मतलब है वॉइस ऑफ चिल्ड्रन या लेडीज श्रिल साउंड होगा। ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब है ये साउंड कौन सा होगा, ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है भारी आवाज। जो मर्द होते हैं, मेन जो होते हैं, ठीक है, मेन जो होते हैं, ठीक है, उनकी वॉइस जो होती है दैट इज ग्रेव। थोड़ी सी वजनी वजनी आवाज होती है, बारीक या वो जो तिखी आवाज होती है ना, वो वाली आवाज नहीं होती। इसका मतलब हुआ अगर ये श्रिल साउंड था, फ्रीक्वेंसी हाई थी, शाबाश, फ्रीक्वेंसी हाई थी, इसका मतलब है फिर यहां पे क्या आएगा, उन दे हैव हाई पिच, शाबाश। फिर इधर क्या आएगा, दे हैव लो पिच। भाई उनकी पिच क्या होती है, हाई, उनकी पिच क्या होती है, लो होती। क्लियर हो गया जी, हाई पिच और लो पिच। हम इसको एक डायग्राम भी बना के जरा देख लेते हैं, जो हमने अपने इस टॉपिक के साथ रेलेवेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसमें भी देख लेते हैं कि हाई पिच और लो पिच दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फर्क है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में दोनों में डिफरेंस क्या आता है। ध्यान से आपने जरा देखनी है डायग्राम, लो और हाई में डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा बेटा। ले जी, यहां पर हम बनाते हैं, ये मैंने मीन पोजीशन बनाई, इस मीन पोजीशन पर मैं ये एक वेव बना रहा हूं, ऐसी इस मीन पोजीशन पर मैंने एक और वेव बनाई। दो मैंने डिफरेंट वेव्स बनाई हैं। ऊपर वाली इट हैज, ये इसकी क्या है, इट हैज लो पिच, भाई इसकी पिच कम है। लो पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ वेव्स इतने एरिया में से एक ही गुजरी, नंबर ऑफ वेव्स इतने एरिया में से दो गुजर गई। इसकी लो पिच थी, इसकी क्या होगी इस साउंड की, दैट हैज हाई पिच। भाई आवाज पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब नंबर ऑफ वेव्स गिवन एरिया से ज्यादा पास कर रही हैं। अगर इसकी लो पिच थी तो इसका मतलब है यहां पर इसकी क्या होएगी, लो पिच। ये देखिएगा लो पिच, इसका मतलब है यहां पर इसकी फिर फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी है, शाबाश मेरा बेटा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो। ऐसे ही इस वाली की जिसकी हाई पिच थी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी है मेरा बेटा, शाबाश, फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होनी है, हाई होनी है। ले जी दोबारा से देख लेते हैं। पिच क्या है, ऐसा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन, भाई साउंड का ऐसा करेक्टरिस्टिक्स जिससे हम दो चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें। दो चीज़ें कौन कौन सी, श्रिल एंड ग्रेव साउंड के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकें। दूसरी बात बताई थी मैंने आपको कि पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट, पेपर में एमसीक्यूज में आ जाता है, पिच डिपेंड्स अपॉन, जिस तरह लाउडनेस वाला हमने किया था ना, लाउडनेस इज मोस्ट क्लोजली रिलेट टू। हरगिज मत सोचिएगा जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है सिर्फ वहीं से एमसीक्यूज आना है, टॉपिक है तो टॉपिक के अंदर से भी आ सकता है। आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, साइड पे भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, टेबल्स भी हैं, टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, याद रखना मेरा बेटा, गलती नहीं करनी। कैसे डिपेंड करता है, अगर हाई पिच है तो फ्रीक्वेंसी हाई, अगर लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, लो होगी। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड लेडीज। चिल्ड्रन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है क्योंकि वो साउंड श्रिल होता है। अगर श्रिल साउंड है तो इसका मतलब उसकी हाई पिच, फ्रीक्वेंसी हाई, हाई पिच। वॉइस ऑफ मैन क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है बिकॉज उनका साउंड क्या होता है, ग्रेव होता है, भारी आवाज़ जिसको कहा जाता है। और उनकी पिच क्या होती है, दे हैव लो पिच, उनकी पिच हमेशा क्या होती है, लो पिच होती है। लो जी, पिच के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पिच के बाद एक और छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, आपकी आसानी के लिए
हम एक छोटी सी चीज़ और लिख लेते हैं, छोटी सी चीज़ और क्या, कि जो पिच होती है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ताकि आपको याद रहे। भाई इस चीज़ को जब भी आप देखोगे आपको याद आ जाएगा कि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्ट रिलेशन का तो मतलब पता ना, एक पैरामीटर इंक्रीज हुआ तो दूसरा पैरामीटर इंक्रीज, एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा वाला पैरामीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर फ्रीक्वेंसी के, इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, अपनी आसान सी लैंग्वेज के अंदर। बस इतना याद रखना है, लाउडनेस डिपेंड करती थी एम्पलीट्यूड पर, पिच डिपेंड करता है किस चीज़ पर, फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर होगी बात। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं एक और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। हमारी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक क्या है, अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसके मुताबिक वो वाइब्रेट करता है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है ना, तो उस ग्लास की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसके अकॉर्डिंग उसने वाइब्रेट, जितना वो वाइब्रेट कर सकता है। कब वाइब्रेट करेगा, जब उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलस, हम साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर साउंड वेव किसी भी ग्लास की सरफेस को स्ट्राइक करती हैं तो उसको वाइब्रेट करवाएंगी ना, ऐसा ही है ना। ग्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव्स जो आ रही हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी। अभी तक मैंने अभी सिंपल सी क्या बात बताई कि हमारी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल हैव देयर ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर एक की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जरा ना आप अपनी बुक के ऊपर, बुक के पेज नंबर 23 पर, अभी हम क्वालिटी को बाद में देखते हैं, जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई ना पेज नंबर 23 पर, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेज नंबर, पिच हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑन पेज नंबर 23 पर। उसमें उसने क्या बताया हुआ है, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि जो इधर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जो होते हैं ना थिन ग्लास गॉबलेट्स, थिन वॉल्ड कर लें, बल्कि थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स, ठीक है। वो जो थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स होते हैं, ठीक है, जब उनको साउंड वेव्स, जब इनको साउंड वेव स्ट्राइक करती है ना, तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, उनकी स्ट्राइक करने से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। थिन ग्लास गॉबलेट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन साउंड वेव्स क्या करती हैं, उनको हिट करती हैं। किस वजह से वाइब्रेट करते हैं, इस सारे की रीजन क्या है, इन थिन ग्लास गॉबलेट्स को वाइब्रेट करने का रीजन क्या है, एक फिनोमिनन होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस का। किस फिनोमिनन से वाइब्रेट कर रहे हैं, रेजोनेंस फिनोमिनन से वो क्या करते हैं, थिन ग्लास गॉबलेट्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। रेजोनेंस का आसान सी वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आप इस रेजोनेंस फिनोमिनन को बड़ा डिटेल्ड के अंदर पढ़ेंगे। रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में ये चीज़ होती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, वो जब एक्सटर्नल स्टिमुलस किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसीव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जब एक्सटर्नल स्टिमुलस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, साउंड वेव्स, जब इन थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स को जब एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव होगा तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सिस्टम का, सिस्टम हमारा क्या है, थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट, क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वो सिस्टम कोई भी, वो मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है। तो मैं क्या बता रहा था कि इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है सिस्टम को रिसीव होता है, तो क्या होता है उसके साथ ये थिन ग्लास गॉबलेट से इस रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस के फिनोमिनन की वजह से साउंड वेव्स की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, या तो वो क्या हो जाएगी, वो इन थिन ग्लास गॉबलेट की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी या उससे स्लाइटली थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो थिन ग्लास गॉबलेट, मैंने भी बताया कि हमारी यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ उसने वाइब्रेट या ऑसिलेट करना है। रेजोनेंस फिनोमिनन की वजह से वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, उसके बहुत क्लोज हो जाता है। तो उस वजह से वो जो थिन ग्लास गॉबलेट्स होते हैं, ठीक है, जो बारीक ग्लासेस होते हैं, ठीक है, वो शैटर्ड हो सकते हैं, टूट जाते हैं। वहाँ पे अक्सर सुना होगा
कि वो जो म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, ये जो सिंगर्स होते हैं वो एक ऐसा पर्टिकुलर नोट, ठीक है, जनरेट करते हैं जिससे ग्लास जो होते हैं, पीस ऑफ ग्लास जो होते हैं वो क्या हो जाता है, शैटर्ड हो जाता है। शैटर्ड होने का मतलब क्या है, टूट जाता है। वो रीज़न क्या होती है, रीज़न उसकी बिहाइंड भी क्या है, ये रेजोनेंस का फिनोमिनन, जिसमें इंक्रीज इन क्या होता है, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम। जब वो सिस्टम को हम एक्सपोज करते हैं किसके, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या था, मुसलसल उसको एक पीरियोडिक फोर्स मिल रही है। पीरियोडिक फोर्स उसको मुसलसल कौन सी रिसीव हो रही है, साउंड वेव्स की पीरियोडिक फोर्स रिसीव हो रही है, जिससे क्या होता है, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, या इक्वल हो जाती है या बहुत क्लोज हो जाती है किसके, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रिक्वेंसी। ये जो नेचुरल मैंने फ्रिक्वेंसी लिखी थी, इसके यहाँ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी या बहुत क्लोज हो जाएगी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी के। तो फिर उसको वो अपने साथ वाइब्रेट करवाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, शैटर्ड। आपने अक्सर ये भी सुना होगा, जब सोल्जर्स ब्रिज से मार्च करके गुजर रहे होते तो उनके वो जो फुट स्टेप्स, सोल्जर्स जब मार्च करते तो उनके फुट स्टेप्स इक्वली अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि जब सोल्जर्स ब्रिज से मार्च करके गुजरते तो उनको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अपने फीट्स को, अपनी मूवमेंट ऑफ फीट्स को आपने क्या कर लेना है, स्कैटर्ड कर लेना, ऊपर नीचे अलग अलग कर लेना है, ताकि वो जो ब्रिज है, अगर वो ब्रिज बहुत वीक है या जैसा भी ब्रिज है, ठीक है, वो उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट ना करे, यानी उसमें वो रेजोनेंस का फिनोमिनन जनरेट ना हो जाए, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की या इक्वल या क्लोज हो जाएगा, तो वो जो ब्रिज होता है वो कोलैप्स कर जाता है। क्लियर होगी बात। ये थी जी साइड इन्फॉर्मेशन ऑन पेज नंबर 23 पर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आ जाइए जी अपने नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। फिर से हम लाउडनेस डिस्कस कर चुके हैं, हम पिच डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, क्या चीज है। ले जी क्वालिटी में देखिएगा बच्चों, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज, क्वालिटी। क्वालिटी क्या चीज है, देखिएगा इसमें मैंने डिस्कस किया कि साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिससे मैं श्रिल और ग्रेव साउंड के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकूं, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच, साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which we distinguish, हर एक में डिस्टिंग्विश आ रहा है, by which we distinguish between, भाई किन दो चीजों के दरमियान में, कहता साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स by which we distinguish between, जाहिर बात है जब बिटवीन की बात कर रहे हैं तो दो साउंड्स, बिटवीन टू साउंड्स ऑफ, कंडीशन है साथ एक, साउंड के ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें दो साउंड्स ऑफ, जिनकी क्या है, सेम लाउडनेस हो एंड क्या चीज, दे हैव सेम पिच, जिनकी सेम लाउडनेस और सेम पिच हो, उन दो साउंड्स को अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकें तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज, एक्चुअली क्या चीज होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड। सेम लाउडनेस एंड पिच में अगर डिस्टिंग्विश कर सके दो साउंड्स, किस बेस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उनकी क्वालिटी की बेस पर डिस्टिंग्विश करते हैं। ऐसे ही जैसे हम पढ़ रहे थे, हमने लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर, पिच फ्रीक्वेंसी पर, तो इसका मतलब है क्वालिटी भी तो किसी चीज पर डिपेंड करेगी ना। लीजिए ये देख लेते जी क्वालिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन, भाई क्वालिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, हाँ जी शाबाश, बताएगा कोई मुझे। जी क्वालिटी डिपेंड करती है, आसान सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात, इट डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का मतलब है वेव की शक्ल किस तरह की है, क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड अपॉन वेव फॉर्म, भाई वेव की शक्ल किस तरह की है, उस शक्ल की बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हम एक रूम के बाहर खड़े हैं,
रूम के आउटसाइड हम हैं जी, कमरे के बाहर हैं एक, ठीक है। जैसे मैं ये क्लासरूम के अंदर हूँ, मैं कहता हूँ इस क्लासरूम से बाहर अगर एक जगह पर मुझे आवाज़ आ रही हो किसकी, गिटार की, और दूसरी आवाज़ मुझे आ रही हो किस चीज़ की, फ्लूट की, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं गिटार और फ्लूट अगर इन दोनों की लाउडनेस, इसकी भी लाउडनेस और साथ में दोनों की पिच, इसकी भी पिच, इसकी भी पिच, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो मैं इनमें फ़र्क कैसे बताऊंगा, कि मुझे कैसे पता चलेगा दैट इज़ द वॉइस ऑफ गिटार एंड दैट इज़ द वॉइस ऑफ फ्लूट, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा, कौन सी चीज़ मुझे इनमें फ़र्क बताएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों की वेव फॉर्म डिफरेंट है। आप फ्लूट की आवाज़, बांसुरी जो होती है, फ्लूट की आवाज़ और गिटार की आवाज़, क्या आप ये कह सकते हैं कि गिटार और फ्लूट की आवाज़ दोनों सेम है? नहीं। रीज़न क्या है सेम ना होने की, क्योंकि दोनों की क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट है। दोनों की क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों की वेव फॉर्म डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जी ट्यूनिंग फोक की डायग्राम आपने बनानी है। ट्यूनिंग फोक की वेव फॉर्म कैसी होती है, फ्लूट की वेव फॉर्म कैसी होती है, ठीक है। क्लैरिनेट एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी वेव फॉर्म, तीनों की वेव फॉर्म में डिफरेंस क्या है। वेव फॉर्म में फर्क है तो हमें पता चल जाएगा ना। इसका मतलब है जो चीज़ हमें फर्क बता रही है वो थिंग, दैट थिंग इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड। ले जी, ट्यूनिंग फोक की ये हमने जी वो मीन पोजीशन बनाई, ये सबकी वो मीन पोजीशन है। ट्यूनिंग फोक हम बार बार पढ़ चुके हैं। ट्यूनिंग फोक की जो वेव फॉर्म होती है ऐसे, देखिए इसकी वेव फॉर्म ये है, देखिए एम्पलीट्यूड सबका सेम है, मैंने पिच सबकी सेम रखी है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब मैंने 1 2, चलें जी मैं 4 वेव कंप्लीट कर लेता हूँ, 4 वेव नहीं 2 वेव्स पूरी कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आप ये ना कि सर ने तो अलग-अलग बना दी। ले जी बेटा जी, ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। फ्लूट जो है, ठीक है, फ्लूट की जो वेव फॉर्म होती है ऑलमोस्ट तकरीबन कोशिश करनी है आपने सही बनाने की। फिर यहाँ से गई, देखिएगा इसकी वेव फॉर्म दोनों में डिफरेंस है। लाउडनेस और पिच दोनों की क्या है, सेम है। क्लैरिनेट है, ठीक है, क्लैरिनेट की भी वेव फॉर्म बना लेते हैं। ले जी, ये क्लैरिनेट की वेव फॉर्म है, इन तीनों की वेव फॉर्म डिफरेंट है। तीनों की वेव फॉर्म डिफरेंट होने की बेस पर हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनकी किसके बारे में, क्वालिटी। हालांकि इन सब की फिर बता रहा हूँ बार बार, चाहे ट्यूनिंग फोक है, चाहे फ्लूट है, चाहे क्लैरिनेट है, हमने इनकी वॉइस में डिफरेंस कैसे किया। वॉइस में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस बेस पर किया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ साउंड की बेस पर। और क्वालिटी ऑफ साउंड में किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, उनकी वेव फॉर्म। भाई वेव की मेरा बेटा वेव की शक्ल कैसी है, शक्ल डिफरेंट है तो आवाज भी तो डिफरेंट होगी ना। अगर शक्ल वेव फॉर्म एक जैसी तो आवाज भी तो फिर एक जैसी होगी। बार 2 फ्लूट बज रही हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम पिच पर, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि एक पर्सन के हाथ में फ्लूट और दूसरे पर्सन के हाथ में गिटार है, नहीं, क्योंकि गिटार की, फ्लूट की, ट्यूनिंग फोक की, हर ऑब्जेक्ट की वेव फॉर्म डिफरेंट है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फॉर्म की बेस पर, हालांकि इन सब की क्या थी, दे ऑल हैव, इन सब की सेम पिच थी, इन सब की क्या थी, दे ऑल हैव सेम लाउडनेस। भाई इन सब की लाउडनेस भी सेम थी, इन सब की पिच भी सेम थी, तो वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 3 साउंड्स। हम इन तीनों साउंड्स के बारे में आसानी से क्या कर सकते हैं, फ़र्क बता सकते हैं। किस बेस पर फ़र्क बता सकते हैं कि इन सब की क्या चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लिखने लगा हूं, इन सब की भाई बच्चों वेव फॉर्म क्या थी, सबकी डिफरेंट थी,
सबकी वेव फॉर्म में फ़र्क था, तो हम इजीली हमने डिस्टिंग्विश कर लिया बिटवीन दीज साउंड। क्लियर हो गया जी? ये हो गया जी बच्चों हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, लादा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। आ जाइए जिसके बाद एक और है जी हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स, जो सब करेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं, दैट इज वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूजिक एंड नॉइस। भाई म्यूजिक और नॉइस के में क्या डिफरेंस है? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात आ जाता होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस? देखो म्यूजिक क्या है, हाँ दोनों ही साउंड है, तो फिर ऐसा साउंड, सच साउंड दैट गिव्स प्लेजेंट इफेक्ट, that give pleasant effect to our ears। हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन होती है आवाज़ की, हमें बड़ी प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है, हम उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिक। क्यों? म्यूजिक में वो जो वेव फॉर्म बनती हैं, दे हैव सेम, उनका पैटर्न एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल फ्लूट की आवाज़ आ रही है तो पहले ये पैटर्न ऐसा बन रहा था, थोड़ी देर बाद पैटर्न कुछ चेंज हो जाए, नहीं। वेव फॉर्म का जो पैटर्न बनेगा हर दफ़ा उतनी ही लाउडनेस और पिच के साथ एक जैसा बनेगा। तो वी सेड दैट कि वो जो आवाज़ आ रही है, वो जो साउंड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल देना तो ज़रूरी है। फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन विदाउट मैथमेटिकल फॉर्म मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। जिनकी मैथमेटिकल फॉर्म आएगी आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं लिखूंगा, बताऊंगा एग्जाम्पल में। जो आपका दिल करता है, जो आपको अच्छी लगती है, वॉइस ऑफ गिटार बड़ी प्लेजेंट वॉइस होती है ना, वॉइस ऑफ गिटार हो गई, वॉइस ऑफ फ्लूट हो गई, वॉइस ऑफ पियानो हो गई, दे ऑल आर वेरी प्लेजेंट, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज म्यूजिक। आ जाइए जी ऑपोजिट, डेफिनेट बात है, समझ ही गए होंगे। नॉइस मेरा बच्चा, नॉइस क्या चीज होती है? इसमें मैंने लिखा था सच साउंड दैट गिव प्लेजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर्स। तो इसमें क्या होएगा? ऐसी आवाज, भाई नॉइस भी तो आवाज होती है ना। सच साउंड दैट गिव्स जेरिंग, JARRING, जेरिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट, अनप्लेजेंट इफेक्ट किसको? टू आवर ईयर्स। भाई हमारे कान को बच्चों जो जेरिंग का मतलब होता है चुभने वाला इफेक्ट देता है या अनप्लेजेंट इफेक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो जरूरी है। एग्जाम्पल में हाँ जी सोचिए, एग्जाम्पल के अंदर किस चीज की बात हो सकती है? लो जी, हैमरिंग, हथौड़े के साथ किसी चीज को स्ट्राइक किया जा रहा हो, हैमरिंग की आवाज। लो जी, वॉइस ऑफ हैवी व्हीकल्स, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनकी आवाज। वॉइस ऑफ हैवी मशीनरीज, भाई मशीनों की जो आवाज़ होती है, क्या वो मशीन जब चल रही होती है, कोई भी हैवी मशीनरी जब चल रही होती है, ठीक है, उसकी जो वॉइस से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, क्या आप उसको अच्छा लग रहा था? अक्सर औकात आपने देखा कि जब आप डोर ओपन करते तो एक आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्लैमिंग ऑफ डोर। जिसकी आवाज़ निकलती है वो आपको बुरी लगती है ना, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नॉइस। मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारूँ इसको, ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारूँ, क्या ये आवाज़ आपको अच्छी लगी थी? नहीं, दैट इज अ नॉइस। ये शोर था जिसको हम कहते हैं, ठीक है। व्हीकल्स जब गुजरती हैं, ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं, मशीनरीज होती हैं, ठीक है, हैमरिंग हो रही है किसी जगह पर, दूर दूर से आवाज़ आ रही हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नॉइस। ये प्लेजेंट तो नहीं थी। अगर यहीं पर मैं गिटार या फ्लूट या पियानो बजा रहा हूँ तो आपने कहना सर बहुत अच्छी आवाज़ है, बिकॉज अच्छी आवाज़ है जो कान को अच्छी लग रही थी। तो वी सेड दैट इज अ म्यूजिक। क्लियर हो गया जी?
लो जी बच्चों, ये भी हो गया हमारा, म्यूजिक भी हो गया। आ जाइए, ये हम इंफॉर्मेशन भी कर चुके हैं। आ जाइए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्विक क्विज पेज नंबर 24 पर, और एक एमसीक्यूज है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट वाला एमसीक्यूज। पहले हम जरा लास्ट वाला एमसीक्यूज कर लें जो एक्सरसाइज में गिवन है। एक्सरसाइज का लास्ट वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने टॉपिक इससे रेलेवेंट पढ़ा है, तो हमें ये जल्दी समझ आ जाएगा। लास्ट वाले एमसीक्यूज में इसकी शॉर्ट सी फॉर्म लिख रहा हूँ। शॉर्ट सी फॉर्म के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ, हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर मेरा बच्चा, साउंड का। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी डिक्रीज्ड। भाई डिक्रीज क्या चीजें हो जाती हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आंसर आपने याद रखना है। हमारी बुक के अंदर उसने 3 चीजें लिखी हुई हैं, 3 चीजें उसने लिखी हुई है। एक लिखी हुई उसने वेवलेंथ, एक लिखा हुआ उसने पीरियड, और एक लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। वन इज, एक उसने लिखा हुआ बच्चों वेवलेंथ, सेकंड वाला उसने लिखा हुआ है पीरियड, और लास्ट वाला उसने लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। हाँ जी मेरा बच्चा, मैं बड़ी आसान से अल्फाज के अंदर समझाने लगा हूं। फ्रीक्वेंसी का याद रखिए कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है एम्पलीट्यूड के साथ। एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडर साउंड, हरगिज मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एम्पलीट्यूड कम फेंट साउंड, हरगिज मतलब नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसका मतलब है पहली बात तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई कि एम्पलीट्यूड के साथ इस बेचारे फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद एम्पलीट्यूड। आ जाइए बात फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, लेकिन हम यहीं पे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी हाई। भाई अगर लो फ्रीक्वेंसी है, एक वेव गुजरी थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेव्स गुजर गई ना। इसका मतलब हुआ कि इफेक्ट क्या होती है, वेवलेंथ। ऐसे ही है, वेवलेंथ इफेक्ट हो गई। पीरियड क्या था, पहली बात है फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड जितनी गुजर रही हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ वेव क्या है, देखो अगर याद करो मैंने एक रिलेशन बताया था मेरा बच्चा, टाइम पीरियड। पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, याद करें मैं बार बार बता चुका हूँ। whenever the teacher is using the word period, it means के that is a time period। t इक्वल टू होता है किसके, 1/f के। f का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी। सो इट मीन्स कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है टाइम पीरियड ऑलवेज डिक्रीजेज, या पीरियड हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होने से पीरियड ने क्या हो जाना है, चेंज। डिक्रीज क्या होएगा, ये चीज। तो ये दोनों फैक्टर इफेक्ट हो जाते हैं, ये दो फैक्टर। ये थर्ड वाला फैक्टर एम्पलीट्यूड, इस बेचारे का बच्चा किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। इस बेचारे का सिर्फ ताल्लुक वास्ता मैंने लिखा था, यहां पर आपके लिए मैंने लिखी है ये इन्फॉर्मेशन। लाउडनेस एम्पलीट्यूड के साथ, पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ, क्वालिटी ऑफ साउंड का किस चीज के साथ, विद वेव फॉर्म के साथ। क्लियर हो गया जी। लो जी, ये हमारा एमसीक्यूज हो गया। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विक क्विज है ऑन पेज नंबर 24 पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्विक क्विज है, उसको बुक से ही देख लेते हैं। शाबाश मेरा बच्चा, बुक का पेज नंबर 24 ओपन कर लें सारे बच्चे। क्विज में पहला वाला लिखा हुआ उसने, व्हाई द वॉइस ऑफ विमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। भाई वॉइस ऑफ विमेन ज्यादा श्रिल क्यों होती हैं देन दैट ऑफ मैन, किस वजह से। बुक देखिए सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई है। वाई वॉइस ऑफ विमेन, लेडीज, चलो जी लेडीज की जगह हम विमेन लिख लेते हैं। वाई द वॉइस ऑफ विमेन इज मोर श्रिल देन मैन, किस चीज की रीजन थी भाई, किस चीज का फर्क था। बिकॉज आंसर बता रहा हूं पहले वाले पार्ट का, क्विक क्विज पेज नंबर 24 पर फर्स्ट वाले का आंसर बता रहा हूं मेरा बच्चा, कि वॉइस ऑफ विमेन ज्यादा श्रिल क्यों होती हैं। बिकॉज वॉइस ऑफ वुमेन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है
बिकॉज दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, सो दे हैव हाई पिच। ड्यू टू पिच ऑफ साउंड, आपने आंसर में क्या लिखना है, ड्यू टू पिच ऑफ साउंड द वॉइस ऑफ विमेन इज क्या होती है, मोर श्रिल। क्विक क्विज जो पेज नंबर 24 पर है उसके पहले वाले पार्ट का आंसर में क्या आपने लिखना है, ड्यू टू पिच ऑफ साउंड वॉइस ऑफ वुमेन क्या होती है, मोर श्रिल। किस वजह से, पिच की वजह से। पिच की वजह से क्या होती है, आवाज श्रिल होती है। आवाज श्रिल होने से क्या होता है, उनकी क्या होती है, हाई एफ। एफ स्मॉल एफ का मतलब क्या हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा हाई होती है। आ जाइए जी अगले वाले क्वेश्चन पर। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन्स इट्स, ए पार्ट में गिवन है लाउडनेस और बी पार्ट में गिवन है पिच। भाई साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमिन करती है लाउडनेस और पिच को, यहां लिखा हुआ आंसर। साउंड वेव की लाउडनेस किस चीज को डिटरमिन करता है, एम्पलीट्यूड को, शाबाश मेरा बेटा। और पिच किस चीज को डिटरमिन करता है, फ्रीक्वेंसी को। लाउडनेस किस चीज को डिटरमिन करती है, लाउडनेस किस चीज से डिटरमिन होती है, एम्पलीट्यूड से। और पिच किस चीज से डिटरमिन होती है, फ्रीक्वेंसी से। क्लियर हो गया जी, दैट इज पार्ट नंबर 2। क्विक क्विज का पार्ट नंबर 2 में हम यहाँ पे इसको सेपरेट लिख लेते हैं। जो लाउडनेस है दैट इज डिटरमिन बाय किस चीज के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। और इसी के बी पार्ट में उसने लिखा हुआ था पिच, दैट पिच इज डिटरमिन बाय किस चीज के साथ, शाबाश मेरा बेटा, किस चीज के साथ होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ। आ जाइए लास्ट वाला, थर्ड वाले में है जी, व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। शाबाश, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन उसका ये है कि लाउडनेस को, हमने टॉपिक पढ़ा था लाउडनेस का, क्वेश्चन ये है कि लाउडनेस को क्या इफेक्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें। शाबाश, लाउडनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाउडनेस डिटरमिन ही होती है एम्पलीट्यूड के साथ। फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, लाउडनेस को कोई इफेक्ट नहीं होना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ नहीं है। व्हेन देयर इज नो रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन लाउडनेस के साथ नहीं है। लाउडनेस का मतलब है एम्पलीट्यूड इंक्रीज, ऊंची आवाज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, लो वॉइस। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स कितनी गुजर रही हैं, 12 गुजर सकती है, 15 गुजर सकती है गिवन टाइम पीरियड के अंदर। सो फ्रीक्वेंसी का नो रिलेशन विद एम्पलीट्यूड, व्हेन फ्रीक्वेंसी का नो रिलेशन विद एम्पलीट्यूड, तो फिर इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का देयर इज नो रिलेशन विद लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो, लाउडनेस को कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर हो गया जी बच्चों। अब तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं साउंड के। नंबर 1 हम लाउडनेस कर चुके हैं, नंबर 2 हम पिच कर लिया है, नंबर 3 हमने क्वालिटी कर लिया है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, म्यूजिक एंड नॉइस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, घर में बैठ के वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद कीजिएगा। हम एक्सरसाइज के काफ़ी हद तक MCQs भी कर चुके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ साथ जब हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, हम एक्सरसाइज के MCQs एक दफ़ा फिर से करेंगे। ऐसा नहीं कि सर ने साथ साथ करवा दिए तो दोबारा करवाएंगे नहीं। मेरा करवाने का सिर्फ MCQs यहाँ पर पर्पस सिर्फ एक ही होता है, हमने टॉपिक पढ़ा, हमें रेलेवेंट MCQs का आंसर मिल जाना चाहिए ना। जो पढ़े एक MCQs मैंने लिखा था तो आंसर हमने इसके बीच में से ढूंढ लिया, क्योंकि जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं वो भी जिसने बुक बनाई है उसने इसी के अंदर से निकाल के लिखे हुए हैं, इसी में से उसने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। ऊपर नीचे स्टेटमेंट बदली हुई है बस ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, जिसे समझ ना आए। तो साथ साथ करवाने का मतलब ये है कि एक दफ़ा अब पक्का हो गया और एक दफ़ा दोबारा जब हम करेंगे इंशाल्लाह दोबारा से वो पक्का हो जाएगा। तो जी हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं बेटा। एक रह गया हमारा इंटेंसिटी और एक रह गया हमारा साउंड इंटेंसिटी लेवल का। उसके बाद हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह दोबारा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए MCQs के साथ, नए शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बच्चों वालिदैन के एहतराम के साथ उस्ताज़ा के एहतराम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, किस हद तक मोहब्बत करता है, इसको इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के अंदर और तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
स्टे होम स्टे सेफ का मतलब सिर्फ इतना सा है, घर में रहें, खुद को भी महफूज रखें और अपने प्यारों को, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अपने अजीज़ो कारब, उन सबको भी महफूज रखें। टिल देन बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।